नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और वक्त है ताल ठोक के बहस करने का। हम ताल ही ठोकेंगे, लेकिन इस सवाल के साथ ही अब की बार किसकी सरकार, ये सवाल आपके मन में भी होगा और इस सवाल का जवाब आज आपको जी न्यूज के माध्यम से मिलने लगेगा। कम से कम हिंट जरूर मिलने लगेगा। हालांकि नतीजे आएंगे 8 तारीख को। गुजरात में किसकी सरकार, हिमाचल में किसकी सरकार, दिल्ली में किसकी लोकल सरकार यानी एमसीडी में कौन, क्या बीजेपी अपना किला बचा पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी उसमें सेंध लगा देगी, ये वो सवाल है। क्योंकि हम आपके लिए सबसे सटीक पोल लेकर आएंगे, तो आपको अगले 3 घंटे लगातार, मुझे कहना चाहिए बल्कि 4 घंटे लगातार जी न्यूज के साथ रहना है। जल्दी से अपडेट आपको दे देते हैं। गुजरात में सेकंड राउंड की वोटिंग जो है वो बस थोड़े ही मिनट, कुछ ही मिनट बाकी हैं, थोड़ा ही वक्त बचा है कंप्लीट होने से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में थे, उन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। होम मिनिस्टर की तस्वीरें भी आई, ये वोटर की तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या बुजुर्ग और क्या युवा, सब ने जोश के साथ, उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और हिमाचल प्रदेश में आप जानते ही हैं वोटिंग पहले ही हो चुकी है। प्रधानमंत्री की तस्वीर है, बाकायदा वो वोटर्स की कतार में लगे महिला थी जो उनके आगे थी। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा आप पहले मताधिकार का इस्तेमाल कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, आप पूरा प्रोसेस करें। और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो हम आपको एक तरफ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीरें, और प्रधानमंत्री काफी पैदल उनके द्वारा वो चले, अपने समर्थकों के बीच वो दिखाई दिए, अपने बड़े भाई से वो मिले। और ये सारी तस्वीरें जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। ये वो पोलिंग बूथ रानीप का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे करीब 9:25 पर, और अपने मताधिकार का प्रधानमंत्री द्वारा इस पोलिंग स्टेशन में इस्तेमाल किया गया। साथ ही गुजरात की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, दिल्ली में एमसीडी चुनाव जो कल ही निपटे हैं। और आपको ये स्पष्ट करते हुए कि गुजरात और हिमाचल के नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं, और उससे पहले 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आ जाएंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के नतीजे आ जाएंगे। और इन तीनों चुनावों के नतीजे आखिरकार हो क्या सकते हैं, इसके लिए हम आज एग्जिट पोल का प्राइम टाइम करने जा रहे हैं। अब से लेकर रात 9 बजे तक आप इस एग्जिट पोल के प्राइम टाइम से जुड़े रहें। शाम 6:30 बजे हम आपको हिमाचल की सियासी संकेत, क्या सिग्नल है हिमाचल प्रदेश से, वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद 7 बजे हम आपको बताएंगे कि ये एग्जिट पोल एमसीडी में किसके लिए अच्छी खबर लेकर आया है। तो शाम 7 बजे एमसीडी का एग्जिट पोल आप देखेंगे, 6:30 बजे हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल आप देखेंगे। तो आज आपको बार बार हम आपसे कह रहे हैं अगले 4 घंटे जी न्यूज के साथ रहना है। और फिर 6:30 बजे हिमाचल की तस्वीर होगी, 7 बजे एमसीडी की तस्वीर होगी, और 8 बजे आपके सामने तस्वीर होगी गुजरात की। गुजरात से जुड़ा हुआ डेटा हम आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही ये बताएंगे कि एग्जिट पोल में गुजरात को लेकर क्या संकेत मिलते हैं, क्या समीकरण गुजरात में इस बार बन सकते हैं, क्या परिवर्तन की बात जो विपक्ष गुजरात में कर रहा है वो हो पाएगा, या जो बीजेपी कह रही है कि वो अपने इतिहास को एक बार फिर से दोहराएगी और सत्ता में कमबैक करेगी, क्या बीजेपी के दावे में दम है। तो एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको दिखाएंगे, ये स्पष्ट करते हुए ये चुनाव के नतीजे नहीं है। ऐसे में आपको ये भी याद रखना है कि एग्जिट पोल में ±5% मार्जिन का जो मार्जिन ऑफ एरर होता है उसकी गुंजाइश रहती है। लेकिन इन आंकड़ों को स्क्रीन पर लाने से पहले हम उन तमाम सियासी पार्टियों के पास जरूर चलेंगे जो इस चुनाव मैदान में थी, क्योंकि अब नतीजे ईवीएम में लॉक हो चुके हैं। इसलिए रिजल्ट आने से पहले और एग्जिट पोल के संकेत सामने आने के पहले एक बार फिर इन सियासी पार्टियों के दावों को परखना जरूरी हो जाता है कि इनका अनुमान क्या कहता है, इनका दावा क्या कहता है। और जाहिर सी बात यह कि यहां सभी अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे, तो एक बार फिर से उन्हीं दावों को आज हम परखेंगे। किस तरह की तस्वीरें आज गुजरात से आई, क्योंकि अब करीब 8 मिनट का वक्त बाकी है पोलिंग क्लोज होने में। सेकंड एंड फाइनल राउंड की ये पोलिंग, जिसमें 93 सीटों पर 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और साथ ही 2 रीजन हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं करीब 2.5 करोड़ वोटर, वो अपना फैसला सुना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तस्वीरें, ये टीजर रिपोर्ट देखिए। एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट, इसकी कमाल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर्स ने बढ़ती मजबूती का पावर। तो आइए बनाते हैं आपका घर एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट के साथ।
अब देखने वाली बात यह कि इन चुनाव में किसकी जय हो रही है, वोटर किसकी जय करने जा रहा है, ये इसके संकेत 6:30 बजे से एक बार फिर से आपको याद दिलाते हुए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमने आपसे कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या दावे हैं, एक बार फिर से आपको हम सुनवाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया हैं, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और आनंद माधव कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया आप ही, क्योंकि हिमाचल में आपकी सरकार, गुजरात में भी आपकी सरकार, एमसीडी में भी आपकी सरकार, कितने कॉन्फिडेंट इस वक्त आप? अदिति जी नमस्कार। और आपने कहा आपको कितना विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है कि दोनों प्रदेशों में और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। और ये इसलिए संभव है कहना क्योंकि जिस मेहनत और लगन से डबल इंजन की सरकार हिमाचल में और गुजरात में विकास करके दिखाती है, पूरी पारदर्शिता से काम करती है, श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता हमारी पार्टी के पास है और इसके साथ ही जयराम ठाकुर और भूपेंद्र पटेल जी ने जिस तरह से जो विजन प्रधानमंत्री जी का है उसको जमीन पे उतारा है, हमारे काडर की मेहनत और जनता का आशीर्वाद ये सुनिश्चित करेगा कि हमारी सरकार पुनः आए। और मैं एक बात और बड़े गर्व से कहूंगा, जी न्यूज भी दिखा रहा था, जब प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया गुजरात में, रोड शो हुआ, वो दिखाता है कैसे गुजराती अस्मिता की प्रतीक अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं और करोड़ों करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं समझता हूं ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और एक कमेंट यहाँ पे लेना चाहती हूँ, मैं आगे आपको फ्लो दे दूंगी। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर आनंद माधव ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है गुजरात से लेके हिमाचल और हिमाचल से लेके एमसीडी हर जगह बीजेपी कमबैक कर रही है। कहने में क्या जाता है, जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता है। सच्चाई तो ये है कि गुजरात में भी और हिमाचल में भी, मैं हिमाचल में था भी, वो जनता बता रही कि क्या हो रहा है। हिमाचल में तो पहले से ही तय हो गया और आप सब लोगों ने बताया कि जो स्थितियां बनी है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। रही गुजरात की बात, तो जिस दिन पहला चुनाव था 1 तारीख को, उसी दिन जब हीरे व्यापारियों के यहाँ और बिल्डर्स के यहाँ रेट पड़ने लगे तो सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये किस घबराहट में ये चीजें हो रही हैं और एग्जिट पोल उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। वो नतीजा सामने में आ जाएगा। और आपने देखा भी कि भारतीय हमारे जो उम्मीदवार थे उनको मारा पीटा भी गया। तो इस तरह का जो काम हुआ वहाँ पे, इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन उनका साफ दिख रहा है। लेकिन ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक किसी को कुछ भी सोचने में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और एक बात और भी है, ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने कौन देख रहा है ये तो जनता जनार्दन तय कर देगी। रीना गुप्ता जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर आपका चाहती हूँ। अब सब कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है उनकी सरकार आ रही है, कांग्रेस कह रही है उनकी सरकार आ रही है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इन दोनों के कॉन्फिडेंस के सामने? आदिति, ये तो फाइनली जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कौन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है और किसको एक्चुअली जनता ने अपना जनादेश दिया है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे आम आदमी पार्टी जीते चाहे ना जीते तीनों जगह, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तीनों जगह जो है नैरेटिव बिल्कुल चेंज किया, तीनों जगह मुद्दे की बात रखी। यही कारण है कि चाहे गुजरात में हमें प्रधानमंत्री जी को पहली बार स्कूल जाते हुए देखा, इस बार किसी ने वाइब्रेंट गुजरात की बात नहीं करी। जो पूरा नैरेटिव था वो आम आदमी पार्टी ने सेट किया, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा। वहीं चाहे आप हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, वहां पे भी दोनों पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो बदलने पड़े। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करनी पड़ी हिमाचल प्रदेश में, जो शहीद लोग हैं उनकी सम्मान राशि बढ़ाने की बात करनी पड़ी। तो अदिति जी, हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि हम राजनीति बदलने आए हैं और हमने, अभी हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है और हमने राजनीति डेफिनेटली बदल दी है। ये इस चुनाव से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दोनों जो पुरानी पार्टियां थी, जो हमेशा से ये कहती आई थी कि सरकारी स्कूल कभी अच्छे नहीं हो सकते, बिजली फ्री नहीं हो सकती, वो दोनों पार्टियों को
अपने चुनावी वादे चेंज करने पड़े, अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ा। लेकिन मीना गुप्ता जी, आज आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ ये सोचकर खुश हो जाएगी कि या 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, आज तो खैर एग्जिट पोल है, उसमें संकेत आएंगे, उसमें मार्जिन ऑफ एरर की भी बात हमने जैसे कि शुरुआत में की, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के लिए यही उपलब्धि होगी कि नैरेटिव हमने चेंज कर दिया? हम जीत रहे हैं आदित्य जी, पर मेरा मानना है कि जीतने से भी बड़ा उपलब्धि ये है कि देश जो 70 साल से ये दोनों राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, इन्होंने देश में स्कूल अस्पताल नहीं सही करे, और आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद अगर ये स्कूलों और अस्पतालों की बात करने लगी तो इससे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुझे पता है कि गुजरात में भी और एमसीडी में भी दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। कल परसों ये नतीजे बिल्कुल हमारे सबके सामने होंगे, और हिमाचल प्रदेश में जरूर हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा कि प्रदेश के जो हमारे नेता थे उनको झूठे इल्जाम लगा के इन लोगों ने जेल में डाल दिया, वो भी मुझे पता है कि बहुत शीघ्र बरी होने वाले हैं। 7-8 तारीख को देखते हैं आदित्य जी, मैं आपके चैनल पे फिर आऊंगी, फिर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की बातें मैं सुन रही हूँ ना यहाँ पर, तो गौरव भाटिया ऐसा लग रहा है कि अभी भी कैंपेन मोड फुली ऑन है। आदित्य जी देखिए, ऐसा है जैसा कहा जा रहा है 7 और 8 तारीख को वास्तविकता सामने होगी, और तब तक अगर कोई मुंगेरी लाल बनना चाहता है, और वो भी भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान जेल में मसाज कराने वाला मुंगेरी लाल, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। अय्याशी अपराधी पार्टी का मंत्री जेल में है और यहाँ पे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अच्छी बात है, देखने दीजिए। बड़ी विनम्रता से एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी स्कूल गए, इनको बड़ी परेशानी हो रही है, कह रही है स्कूल गए, देखिए हमने सिखाया। अरे ये क्यों भूल जाते हैं किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात में चाहे हिमाचल में बदलाव आया। एम्स की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजादी के बाद 55 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही आदित्य जी। एम्स चाहे हिमाचल में हो चाहे गुजरात में हो, किसने दिया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। डबल इंजन यही होता है, एक तरफ डबल इंजन है और एक तरफ हिमाचल में कांग्रेस का ट्रबल इंजन है। वहां पे यही नहीं पता कि करना क्या है। अब आप बताइए, राहुल गांधी चुनाव थे गुजरात और हिमाचल में, दिल्ली में, और वो उनकी यात्रा निकल रही थी मध्य प्रदेश से। अब जब चुनाव आएंगे मध्य प्रदेश में आदित्य जी, तो वो गुजरात, हिमाचल और दिल्ली से घूमेंगे। ये फर्क है। हम लोग चुनाव के लिए मेहनत नहीं करते, तो हम लोग जनता से संपर्क साधने के लिए चुनाव को एक अवसर समझते हैं। 10 सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड रीना जी। गौरव जी, आपको इस बात की खुशी है कि राहुल गांधी जब गुजरात में इलेक्शन है तो मध्य प्रदेश में थे, और आपके मुताबिक जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन है तो गुजरात में होंगे? इस बात की खुशी है या मलाल है? थोड़ा सा देखिए आदित्य जी, मलाल तो है, क्योंकि जब भी राहुल गांधी प्रचार करने आते हैं तो ये हम नहीं कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के खुद वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक कम हो जाता है और भाजपा का बढ़ जाता है। तो स्टार कैंपेनर वो किसके हैं, इसके लिए एक ही पंक्ति कह के अंत करूंगा। इंदिरा जी कह गई, नेहरू जी कह गए, इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, प्रचार करेगा कांग्रेस का, भाजपा को जितवाएगा। तो ये प्रचार का एक अंदाज है, वो अंदाज की कमी तो खली। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरह से स्नेह आशीर्वाद गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं बहुत दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद जनता को देता हूं। जल्दी से जवाब ले लीजिए माधव आनंद। आशीर्वाद दिया। आनंद माधव, सॉरी। इसमें मैं सीधा ये कहना चाहूंगा कि राहुल जी के बिना तो इनका खाना भी नहीं पचता है, जो परिस्थितियां हैं। और जितना पैसा इन्होंने राहुल जी को बदनाम करने के लिए, राहुल जी को डिफेम करने के लिए इन लोगों ने खर्च आनंद किया। माधव जी, माफी के साथ मैं इस वक्त आपको रोक रही हूँ। मैं वापस जब लौटूंगी तो मंच आपको दूंगी। एक अपडेट हमारे दर्शकों के लिए, सेकंड फेज की जो पोलिंग है गुजरात में वो खत्म हो चुकी है। जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे, 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई, 14 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हुई। 8 दिसंबर को अब नतीजों का हर किसी को इंतजार है। इससे पहले आपको याद होगा फर्स्ट फेज की पोलिंग में 16 डिस्ट्रिक्ट्स को की 89 सीट्स पर वोट पड़े थे, और आज 14 डिस्ट्रिक्ट की 93 सीट्स पर वोट पड़े हैं। 182 मेंबर असेंबली
गुजरात की और वोटिंग वहां पर खत्म हो चुकी है। सेकंड एंड फाइनल राउंड की वोटिंग थी, वो अब खत्म हो चुकी है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, क्योंकि जी न्यूज़ पर हम आपसे कहते हैं कि हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के मायने भी समझाने की हमारी कोशिश होती है। इसीलिए मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ अंकुर त्यागी हैं इस वक्त, और हमारे साथ रविंद्र कुमार भी है। सबसे पहले अंकुर त्यागी, आप जहां पर खड़े, और विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। जल्दी पहले अंकुर, आप जहां पर खड़े हैं, आज पूरे दिन किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला? फर्स्ट फेज की पोलिंग में एक अर्बन इंडिफरेंस की बात की गई थी, शहरी उदासीनता की बात की गई थी। आज जो रिस्पांस आपको देखने को मिला, क्योंकि अहमदाबाद की में जो 14 सीट्स थी उन पर हर किसी की निगाहें वहां पर टिकी हुई थी, क्या रिस्पांस आपको देखने को मिला? जल्दी पहले आप, उसके बाद विशाल पांडे। अदिति, मैं इस वक्त अहमदाबाद में खड़ा हुआ हूं और 3 बजे तक के आंकड़े मेरे पास हैं और ये आंकड़े बेहद निराश करने वाले हैं। अहमदाबाद की मैं बात करूं, 44.44% यहाँ पे 3 बजे तक वोटिंग हुई है। बहुत निराशाजनक जो आंकड़े हैं। हालांकि उसके बाद कोशिश ये की जा रही थी, जैसे कि बीजेपी ने अपनी बूथ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, और माना जा रहा है कि बीजेपी कम से कम ये एफर्ट कर रही थी कि उसका जो कम वोट जो बैंक है वो कम से कम अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक जाए और वहाँ पे वोट करे। लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा निराश करने वाले हैं। मैं 3 बजे तक की बात कर रहा हूं, उसके बाद 2 घंटे और वोटिंग हुई है। अभी तक के लेटेस्ट आंकड़े जो हैं वो 3 बजे तक के हैं। 5 बजे तक कितना आंकड़ा गया है, क्या ये 60% को क्रॉस किया है या नहीं किया है, ये अभी आना बाकी है। लेकिन 3 बजे तक के आंकड़े बेहद खराब। ठीक है, तो आप जो बता रहे हैं 3 बजे तक के आंकड़े बेहद खराब। विशाल पांडे, आपने जिन पोलिंग स्टेशंस को विजिट किया, आप जहां गए वहां पर आपको क्या रिस्पांस देखने को मिला? क्योंकि अंकुर जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज जो है वो उम्मीदों के मुताबिक, कम से कम जब तक का डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक नहीं रहा। देखिए अदिति, बिल्कुल, जब हम ग्रामीण बूथों पर गए आज सुबह से, वहां पर हमें मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी खासी दिखाई पड़ी है। मतदाता ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी संख्या में निकलकर सामने आए हैं और अपना पोल किया है। लेकिन जब हम शहरी इलाकों के पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर वो उत्साह देखने को नहीं मिला है। इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आखिरी 2 मतदाता हमारे साथ में मौजूद हैं, और क्योंकि अब पोलिंग खत्म हो चुकी है और अभी तक अहमदाबाद पूरे जिले का जो हमारे पास डेटा आया है वो लगभग 44% का है दोपहर 3 बजे का, यानी 2 घंटे में अभी अपडेट होना बाकी है। लेकिन शहरी इलाकों में वोटिंग को लेकर थोड़ी कम उत्साह यहां देखने को मिला है। आखिरी 2 मतदाता जो है, हम इनसे एक बार पूछ लेते हैं, आप लोगों ने वोट डाला है, किन मुद्दों को रखकर आपने वोट डाला है आज? मोदी को मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम था, बता। अच्छा, पहली बार वोट डाला है? फर्स्ट टाइम था। आपने भी पहली बार वोट डाला है? क्या मुद्दे रहे युवाओं के आपके लिए, क्या सोचकर घर से निकले? घर से सोचकर निकले कि जॉब थी, इसके लिए जॉब थे, जॉब पर थे, इसलिए अभी आए वहाँ से। अभी पहले वोट देने हैं, फिर घर पे जाएंगे, फिर वापस जॉब जाएंगे। हाँ। इसलिए पहले वोट देने का, फिर सब काम। देखिए, वोट डालने तो आप पहुंचे, लेकिन मुद्दे क्या रहे? युवाओं ने क्या सोचकर वोट किया है आज? युवाओं ने सोच के इसके लिए दिया है, पढ़ाई अच्छी है, सब जगह जा सकते हैं, रात को लेट नाइट तक घूम सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है मोदी के हिसाब से। तो देखिए आदित्य, आखिरी 2 वोटर जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ, ये दोनों पहली बार के वोटर हैं और अब ये नौकरी पर जा रहे हैं। लेकिन पहले इन्होंने वोट डाल दिया है ताकि इनके मत का ये अपना प्रयोग कर ले, उसके बाद ये नौकरी पर जा सके। इनके मुद्दों से आपको काफी कुछ संकेत भी मिल रहा होगा कि आखिरकार गुजरात में जो वोटर्स हैं फर्स्ट टाइम के खास तौर पर, वो किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शहरी इलाकों में वोटिंग के परसेंटेज हमें थोड़ा कम दिखाई पड़ा है। लेकिन ओवरऑल डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद इस अर्बन इंडिफरेंस को लेकर काफी सख्त टिप्पणी की थी। रवि त्रिपाठी आप सुन रहे हैं, अंकुर त्यागी और साथ ही विशाल ये बता रहे हैं कि कैसे रूरल एरियाज में जहां वोटर टर्नआउट अच्छा रहा है, अर्बन एरियाज में वो इंडिफरेंस, वो उदासीनता देखने को मिली है। एक तो ये, आप जिन पोलिंग स्टेशंस पर गए वहां पर आपको क्या देखने को मिला, और दूसरा इसके मायने क्या निकाले जाए, किसे फायदा और किसे नुकसान? नहीं, देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं जिसको इसको अलग अलग तरीके से निकालते हैं। शहर में नॉर्मली आप देखिए, चाहे दिल्ली में देखिए जब लोकसभा चुनाव होता है और जो रूरल बेल्ट होता है, तो शहरी बेल्ट में थोड़ा कम मतदान होता है। अहमदाबाद में सबसे कम मतदान हुआ है और सबसे ज़्यादा मतदान मैं देख रहा हूँ साबरकाठा में है। साबरकाठा, महसाना, पाटन, बनासकाठा, इन सब इलाकों में 55% के आसपास मतदान हुआ है। यानी ग्रामीण इलाका हो चाहे फिर आपको ट्राइबल इलाका हो, इनमें लोग पोल करते हैं, घर से निकलते हैं। शहरी में लोग एक यहाँ एग्जाम्पल बता रहे थे कि शादियों का सीजन चल रहा है और इस शादी के सीजन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोग कम आए हैं, क्योंकि बाहर चले गए हैं शादी की वजह से। कुछ लोग हैं, देखिए तमाम यहाँ लोग हैं जो बैठे हुए हैं। वोट डाल दिया था आप लोगों ने, क्या रिपोर्ट आई? आप लोग खड़े तो होइए, उठने में किसी को दिक्कत है तो बताइए।
तो उठ के आइए, बताइए क्या क्या रिपोर्ट आ रही है। आप लोग वोट डाले, क्या आपके बूथ पर ही नारायणपुरा जहां अमित शाह ने वोट किया, कितना % के आसपास पोल हुआ? अभी 55% के करीब आ गया है, 55 से 60 के करीब। आपको क्या लगता है परसेंटेज क्यों कम हुआ अहमदाबाद में? ये शादी का माहौल है, उसकी वजह शायद लेके हुआ है, क्योंकि शादी की सीजन चल रही है। निराशा का माहौल तो नहीं है कि बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी के लिए कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। नहीं, ओनली बीजेपी। देखिए ये तमाम नौजवान भी है, लड़के लोग जो इन्होंने पोल किया। कहीं इधर आइए, क्या लग रहा है? पोलिंग का डिटेल्स लेकर आए आप लोग अभी तक? अंदर से क्या डिटेल्स रहा? अभी लेके आया ना। क्या है डिटेल्स? यहाँ पर कितने टोटल वोटर हैं? टोटल 1300 वोटर है, उसमें से 765 वोट पड़े। अच्छा, इसका मतलब कितना % हो गया? 55 के आसपास हुआ? 55, 60, 65 के आसपास। उसमें ऐसा है कि जिस लोगों की डेथ हो चुकी है उसके नाम अभी कम ही नहीं हुए हैं, और आउट ऑफ इंडिया है उसके भी नाम इसमें है। कम पोलिंग हुआ शहरों में, क्यों होता है ऐसा? हो आप लोग इतना कंपेन करते हो, पीएम मोदी यहाँ वोट किए, अपील किए, अमित शाह का वोट यहाँ था, अपील किए, बावजूद इसके कम क्यों वोटिंग हो रहा है? नहीं सर, ये गलत बात है बिल्कुल सर। इस बार वोटिंग कम होने के 2 कारण है। एक तो अभी शादी का सीजन है सर, तो काफी सारे वोटर्स बाहर गए हुए जो अभी अवेलेबल नहीं है वोट देने के लिए। और सर दूसरा रीजन ये है कि जो डेथ हुई थी तो उनके अभी तक मतदार यादी में से नाम निकले नहीं है, तो उसका भी वो रिजल्ट पे थोड़ा असर पड़ रहा है। बाकी आप ओवरऑल देखिए, अलग अलग रीजन बता रहे हैं लोग कि कुछ जो वोटर है वो कह रहा है, एक तो कह रहा है कि शादी का सीजन है, दूसरा कह रहा है कि जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम अब भी वोटर लिस्ट में मौजूद है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमारे दर्शकों के लिए जाननी और समझनी अहम हो जाती है, जब 2017 में इलेक्शन हुआ था तब नोटा के नाम पर बहुत वोट पड़ा था, नंबर 3 पर वो रहा था। बीजेपी और कांग्रेस के बाद नंबर 3 पर नोटा रहा था, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखा गया था कि जो विक्ट्री मार्जिन था वो नोटा को जो वोट पड़ा था उससे भी कम था। तो ये जो एक इंडिफरेंस या उदासीनता का जो ट्रेंड है वो हमने 2017 में भी देखा था, और इस बार जब वोटर टर्नआउट की बात की जा रही है तो बार बार उस नोटा को जो वोट पड़ा था लास्ट टाइम उसका भी जिक्र बार बार किया जा रहा है। जल्दी से एक पॉलिटिकल कमेंट में यहां पर ले लेती हूं। गौरव भाटिया, आनंद माधव और रीना गुप्ता, ये वोटर को उतना एनकरेज नहीं कर पाए, उतना भरोसा नहीं दिला पाए कि वो बड़ी संख्या में बाहर निकले डिस्पाइट ऑल दी अपील्स। पहले गौरव भाटिया। देखिए आदित्य जी, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और जनता बाहर निकल के वोट दे। दलगल राजनीति से ऊपर उठ के ये हर दल चाहता है, और श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी अपील करी। मैं समझता हूं अभी भी पोलिंग चल रही है, क्योंकि जो लोग पंक्ति में लगे होते हैं उनको वोट करने का अधिकार होता है। फाइनल जो है वो अभी फिगर आया नहीं है, हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर कहूंगा कि जिस तरह से एक विश्वसनीय नेतृत्व, एक मजबूत विचारधारा और एक कुशल संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमने तो प्रयास पूरा किया कि हम एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे। ये ना सोचे कि वो किसका वोटर है, हम उससे बातचीत करें, संवाद करें और उसको प्रेरित करें कि वो पोलिंग के लिए जाए। मैं समझता हूं जब सारे आंकड़े सामने आएंगे तो इतिहास जरूर बनेगा, और ये जीत हर नागरिक की है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जिस तरह से कुशलता से इलेक्शंस को कंडक्ट किया है वो भी बधाई के पात्र है। और उन पे उंगली उठाते हुए कांग्रेस पार्टी फिर हमला करती है, ये दिखाता है कि वो निराश और हताश है, और अपना ठीकरा फोड़ने के लिए फिर से उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला है और आगे ईवीएम मिलेगा। ठीक है, आप जल्दी से जवाब ले लीजिए आनंद माधव। देखिए, ऐसा है कि हम न निराश है न हताश है, और सच्चाई ये है कि इतिहास निश्चित रूप से इस बार बदलेगा। गुजरात में ही बदलेगा और हिमाचल में ही बदलेगा, और उसका नतीजा सब लोगों को सामने में देखने मिलेगा। ये बात भी सही है कि जैसा कि गौरव भाई ने हमारे बताया कि 365 दिन ये चुनावी मोड में रहते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के क्षेत्र में जो मतदान हुआ है उसका परसेंटेज बताता है कि कितना लोगों का रुझान उनके प्रति है। जो कम हो गया है ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। ये बात अलग है कि आज भी उनके दर्शन 2.5 घंटे कई टीवी चैनलों ने कराए जब वोट देने के लिए वो आए थे। ये भी अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है, और ये भी अजीब बात है कि इतने दिनों के बाद, इलेक्शन कमीशन के बाद गौरव भाई ने छोड़ा, तो मैं बता दूं कि शायद पहली बार इतिहास में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के बीच में वोटर को अपील किया है।
तो ये समझने वाली बात है कि इक्वेशन कहाँ क्या काम कर रहा है और कैसे कौन क्या काम कर रहा है। ऐसे नतीजे हैं, नतीजे जब तक नहीं आते तब तक कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन ये बात भी सच है, जो जनता हतोत्साहित है वो हतोत्साहित क्यों है, क्यों नहीं मतदान कर रहा है, इसके पीछे भी देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं मतदान कर रहा है, क्यों परसेंटेज कम होते चले जा रहे हैं। कारण साफ है कि वो निराश हो चुके हैं। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है गुजरात में, उससे बिल्कुल निराश हो चुके हैं, इसलिए वो छोड़ दिए हैं जो जिसको जो जहां है वो अपना काम कर रहा है। और अब जहां तक वोटिंग का बात है, आपने देखा कि ग्रामीण इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बेहतर है, इसका भी कारण आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि परिस्थितियां जो बदली हैं उसी हिसाब से रेड भी पड़ते हैं और वो मौका देख के पड़ते हैं, ताकि 5 तारीख को लोगों को संदेश चला जाए कि अगर मतलब अभी भी नहीं सुधरे तो तुम्हारे घर में भी हम आएंगे। तो ये भाई तो देखना पड़ेगा ना, टाइमिंग तो बहुत बड़ी चीज होती है ना, किस टाइम में आप क्या करते हो, जिसमें ये आप रेड पर चले गए, आप गुजरात में इलेक्शन से रेड पर गए। गौरव भाटिया, जल्दी से आपका जवाब। इन्होंने 2 बातें कही। इन्होंने कहा कि चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, आप सीधे तौर पर आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, एक तरह का प्रचार उन्होंने किया। रीना जी, मैं आपको मंच दूंगी प्लीज। उन्होंने कुछ सवाल उठाए, उस पर मैं जवाब गौरव भाटिया कर लूंगी, उसे लेकर भी जवाब। और इन्होंने साथ ही एक बार फिर से एजेंसीज पर सवाल खड़े किए। अदिति जी, सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाना ये तो इनकी फितरत है। ईवीएम को बताना कि ये हैक हो गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उंगली उठाना, ये इनकी आदत है। लेकिन अगर आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं, एक राजनीतिक दल है, तो आपकी जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत करिए। सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, उसमें जाइए। लेकिन केवल अनर्गल आरोप लगा देना और बाद में उस झूठ का पकड़ा जाना, जैसे राफेल में राहुल गांधी ने झूठ बोला और माफी मांगनी पड़ी, यही कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र बन गया है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा, प्रो इनकम्बेंसी शब्द जो है उसका इस्तेमाल हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसने काम किया। और पिछले जो 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, याद करिए आदित्य जी, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेशों में, 1 में कांग्रेस की थी। बीजेपी ने चारों प्रदेशों में पुनः जीत दर्ज कराई और इतिहास रचा, और कांग्रेस पार्टी के पास पंजाब था, वो पंजाब में भी सुपड़ा साफ हो गया। ये फर्क है। अब आज बहस करने का ज्यादा औचित्य नहीं है, बड़ी विनम्रता से जनता को हमें धन्यवाद देना है और 7 और 8 तारीख का इंतजार करना है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनता अपना फैसला सुना चुकी है। गुजरात में सेकंड फेज की जो पोलिंग है वो खत्म हो चुकी है। 5 बजे तक का वक्त था। जाहिर तौर पर जो मतदाता वक्त रहते पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए हैं, उन्हें अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन में किसी मतदाता को अपने मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल कालरा भी हैं। और विशाल, यहाँ पर दर्शकों को के लिए ये समझना भी जरूरी है कि 2017 में 182 मेंबर असेंबली की तस्वीर क्या थी। और हमने देखा जैसे जैसे कैंपेन खत्म होने लगी, फेज 1 के लिए या फेज 2 के लिए, रावण की बात होने लगी, शिशुपाल की बात होने लगी, सुदर्शन की बात होने लगी, इमोशनल अत्याचार कुछ पॉलिटिकल पंडित्स ने कहा, और किसी ने कहा कि इमोशनल मुद्दों पर बात होने लगी। तो वो कौन कौन से मुद्दे रहे और 2017 में असेंबली की तस्वीर जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल अदिति, 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा। इससे पहले कि हम आपके सामने एग्जिट पोल के आंकड़े रखें, समझना जरूरी है कि पुराने आंकड़े यानी कि पिछली बार की विधानसभा के आंकड़े कहते क्या हैं, ताकि आप इसे समझ पाएं कि एग्जिट पोल के जो इस बार के आंकड़े होंगे वो कितने बदलने वाले हैं। अभी की स्थिति क्या है गुजरात में? 2022 में विधानसभा की स्थिति कहती है 111 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के पास 182 में से मात्र 62 सीटें हैं। 9 सीटें हैं अन्य के खाते में। यह स्थिति है मौजूदा स्थिति। यानी ये देखिए, बीजेपी 111 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी, सरकार चला रही है 27 सालों से। कांग्रेस 62 सीटों के साथ 9 सीटें अन्य के खाते में। ये 2022 की स्थिति है आज की। एग्जिट पोल के आंकड़ों से पहले ये आंकड़े जानने जरूरी हैं। अब जब 2017 में यानी कि 5 साल पहले चुनाव हुआ था, तब हुआ क्या था? तब बीजेपी 99 सीटों पर आ गई थी, 100 से भी नीचे आ गई थी बीजेपी, और कांग्रेस 77 सीटों तक पहुंच गई थी। बहुत कड़ा मुकाबला हुआ था। कांग्रेस काफी नजदीक तक पहुंची थी, लेकिन जीत के आंकड़े तक पहुंच नहीं पाई थी। 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। ये 5 साल पहले की स्थिति है। 100 से नीचे रोकने में बीजेपी को कांग्रेस कामयाब हो गई थी। चुनाव का बड़ा मुद्दा इस बार रहा क्या? बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। रोजगार को लेकर एक चुनौती बनी हुई है सरकार के सामने। इसके अलावा सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ी, लोग सरकारी नौकरी की तरफ जो है वो ज्यादा आकर्षित हुए। सरकारी नौकरी जो है वो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, इस बार भी रही है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़े, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। चुनाव का मुद्दा किसान भी रहे। किसान जो बिल थे वो भले ही वापस हो गए, लेकिन किसानों का मुद्दा जो है वो अब भी कई प्रदेशों में छाया हुआ है। इसके अलावा ओबीसी रिजर्वेशन, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसे लेकर भी वोटिंग हुई है और चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। इसके अलावा एक मुद्दा जो आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा उठाया और वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। बीजेपी को बार बार घेरने की कोशिश की भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और चुनाव का मुद्दा हमेशा की तरह अल्पसंख्यक रहे ही, और इस बार उनके भी आसपास जो है वो चुनाव के प्रचार कैंपेन को बुना गया। अल्पसंख्यक एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। मोरबी में जो हादसा हुआ, एक ब्रिज के गिर जाने से 135 लोगों की मौत, गुजरात में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया और इसी के सहारे विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ड्रग तस्करी, यह एक बड़ा मुद्दा रहा। विपक्षी पार्टियों ने बार बार सवाल पूछा कि अगर डबल इंजन की सरकार है केंद्र में भी गुजरात में भी, तो फिर ड्रग तस्करी का मुद्दा क्यों नहीं रुक रहा है। आवारा पशु, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर सरकारों ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन धरातल पर क्या कुछ बदल पाया है। रैली कितनी हुई, किसने कितनी रैली की, प्रचार में कौन कितना आगे रहा। सबसे ज्यादा रैलियों के साथ नरेंद्र मोदी, 32 रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। हालांकि बीजेपी कहती है कि हम कम रैलियां उनकी करवाते हैं, इतना प्रचार की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 32 रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। अमित शाह की तरफ से 30 रैलियां की गई, यानी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं गई है। योगी आदित्यनाथ भी प्रचार के लिए आए, उन्होंने 29 रैलियां की। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उसके बाद योगी आदित्यनाथ। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, गुजरात में पूरा दमखम लगाकर चुनाव लड़े, 15 रैलियां उन्होंने की हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, गुजरात में उनकी मौजूदगी बहुत कम थी, 2 रैलियां उनकी तरफ से की गई। तो इस तरीके से गुजरात में मुद्दे रहे। गुजरात की सीटें हमने आपको बताई और यह भी बताया कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े अब से थोड़ी देर के बाद जब हम आपके सामने रखेंगे, तो उससे पहले 2017 की तस्वीर क्या कहती है और 2022 की, यानी कि जो मौजूदा तस्वीर है वो क्या कहती है। अदिति, तो यहाँ पर अब हमारे दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि अब से थोड़ी देर बाद 6:30 बजे जब हम एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर डालना शुरू करेंगे, यानी जी न्यूज के स्क्रीन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अभी ये जो आप 00 देख पा रहे हैं, ये नंबर तेजी से चेंज होगा जैसे जैसे हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। 6:30 बजे हिमाचल प्रदेश का, 7 बजे एमसीडी का और 8 बजे गुजरात का एग्जिट पोल जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। सबसे विश्वसनीय और सबसे सटीक नंबर आपके स्क्रीन पर होंगे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी से आनंद माधव जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद रीना गुप्ता। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, उसके लिए बेचैनी है, उसके लिए सब लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए बार बार ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि वो हिमाचल नहीं आए, वो गुजरात नहीं आए। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव तो हर 5 साल में आएगा, लेकिन ये जो तपस्या वो कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल पूरे देश को मिलने वाला है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ना आज समझेंगे। वो नतीजे जब आएंगे तो धीरे धीरे इन लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जहां तक पूरा चुनाव का है, आपने देखा कि हमारा जो सेंट्रल गुजरात है, वहां पे सब जानते हैं कि हमारी अच्छी खासी पकड़ है। ईस्टर्न जोन में भी हमारी पकड़ है, और फर्स्ट पेज का तो एग्जिट पोल मैंने पहले ही बता दिया कि क्या हुआ था। तो ये देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। रहा प्रधानमंत्री जी पे मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री जी को आज भी जब चुनाव चल रहा है गुजरात में, तो 2.5 घंटे उनकी तस्वीर आते रही अलग अलग चैनल में। तो कंप्लेन हमको जहां करना वहां हम कर रहे हैं, वहां हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताया कि क्या परिस्थिति है। तो ये एक तरह से रोड शो है जो चुनाव के दिन में भी हो रहा है, जिसका संज्ञान स्वतः लेना चाहिए, जो नहीं लेते हैं हमारे चुनाव आयोग। तो इसलिए वहां भी शिकायत गई है, ऐसा नहीं। ठीक है सर, अब जल्दी से कमेंट रीना गुप्ता जी आपका। अदिति जी, 2 बातें कहूंगी। अभी मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, डबल इंजन के सपनों की भी बात कर रहे थे जी। डबल इंजन तो छोड़िए, हमने मोरबी में ट्रिपल इंजन की सरकार भी देखी इनकी। वहां पे नगर निकाय में और चीफ मिनिस्टर भी इनके थे, प्रधानमंत्री भी इनके थे। फिर क्या हुआ, मोरबी का इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो 20 करोड़ रुपए दिया गया था पुल की मरम्मत के लिए, सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च हुआ। तो डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार से गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इस बार भी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी को इतनी रैलियां क्यों करनी पड़ी, प्रधानमंत्री जी को 50 किलोमीटर का रोड शो क्यों करना पड़ा। अगर आपने बहुत बढ़िया काम किया होता, आपने अपने प्रॉमिसेस पे डिलीवर किया होता, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम देके जनता वोट देती। दूसरी बात,
पहले बहुत ज्यादा वाइब्रेंट गुजरात की बात होती थी। इस बार तो किसी को ये तक नहीं पता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का गुजरात का मैनिफेस्टो क्या है, इन्होंने प्रॉमिसेस क्या किए गुजरात की जनता के लिए, आम आदमी पार्टी ने क्या प्रॉमिसेस किए हैं। ये पूरे देश को पता है कि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 1 मार्च से बिजली फ्री हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रॉमिसेस किए हैं किसी को नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी बस बार बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांगती आ रही है, लेकिन गुजरात की जनता इस बात से त्रस्त हो गई है कि कब तक आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगते रहेंगे, वहां पे आपका मुख्यमंत्री कौन है ये जानता नहीं है। आपके बड़े बड़े नेता इस बार डर के चुनाव में नहीं उतरे क्योंकि सबके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो ये सब गुजरात की जनता के सामने रहा है इस बार। अब देखिए नतीजा क्या आता है, जनता ने अपना वोट डाला है, ये तो अगले 2 दिन बाद ही पता चलेगा। गौरव भाटिया आपसे सवाल पूछ रही, जल्दी से आपका जवाब, लेकिन दर्शकों से बार बार ये कहते हुए कि नेता भले ही, पैनलिस्ट भले ही अभी भी आपको कैंपेन मोड में दिखाई दें, लेकिन जनता अपना फैसला सुना चुकी है और जनता का फैसला, जिसमें बहुत बड़ा संकेत 2024 के लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि हवा इस वक्त अगर बात की जाए तो किस तरफ बह रही है, ये तस्वीर 8 दिसंबर को साफ हो जाएगी। लेकिन हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:30 बजे से सबसे विश्वसनीय और सटीक एग्जिट पोल। 6:30 बजे हम आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, 7 बजे दिखाएंगे एमसीडी की तस्वीर और फिर 8 बजे गुजरात के एग्जिट पोल के नंबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अगले 3.5 घंटे लगातार जी न्यूज के साथ रहिए, क्योंकि जो टैली जिनमें आप 0-0 देख पा रहे हैं, ये टैली बहुत तेजी से चेंज होगी, ये आंकड़ा बहुत तेजी से बदलेगा। लेकिन जो सवाल लीना गुप्ता ने यहां पर उठाए हैं, गौरव भाटिया आपका जवाब ये कह रही हैं कि आपका ट्रिपल इंजन फेल हो गया गुजरात में और आप नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे हैं कुल मिलाकर। ऐसा है, लोग तो ये कह रहे हैं कि झाड़ू का तिनका उड़ गया और तिनका मिल नहीं रहा, और एक तिनका फांस जाके अरविंद केजरीवाल जी की आंख में लगा, दर्द होने लगा। मुझे हंसी आ रही थी जैसे किसी भी आपके दर्शक को आएगी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा अय्याशी अपराधी पार्टी का प्रवक्ता या वो उठाए। क्यों? हम तो ट्रिपल इंजन की बात करेंगे, डबल इंजन विकास की बात करेंगे, इनके यहाँ तो ट्रिपल स्कैम की बात होता ही है। एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया, एक्साइज स्कैम, क्लासरूम स्कैम, शिक्षा मंत्री भी हैं, और तीसरा सत्येंद्र जैन हवाला स्कैम। 6 महीने से तो उनकी बेल नहीं हुई है। आदित्य जी, क्या कोई चोर आके कह सकता है कि मैं चोरी का मुद्दा उठाऊंगा? हाँ, ये जरूर है कि किंगपिन और सबसे बड़े घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल एक पुस्तक लिख सकते हैं कि घोटाला करना कैसे है, कैसे जनता की गाड़ी कमाई को लूटना है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से अब कहूंगा कि अब चुनाव जो प्रचार है उसका समय और पोलिंग समाप्त हो चुकी है। अब केवल जो है हमें इंतजार करना है नतीजों का। मुझे याद आता है कि इनके सारे नेता और सारे जितने प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, आदित्य जी, ऐसे ही आके चिल्ला के कहते थे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा आई है, जितवाएंगी। 399 सीटें लड़े, सीटें आई 2। सोचिए 403 में 2 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में। यहां 27 साल से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। 27 साल, सोचिए 27 तो इनकी सीटें नहीं आई उत्तर प्रदेश में। ये फर्क है और हमें पुनः यकीन है कि सरकार हमारी बनेगी और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और इतिहास रचा जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एक कमेंट रीना गुप्ता आपका और एक कमेंट यहाँ पर आनंद माधव का मैं लूंगी कि इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा भरोसा इन्हें है कि जो नंबर है वो इनकी पार्टी के फेवर में होगा। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, गुजरात में सेकंड राउंड की जो पोलिंग है वो थम चुकी है और ये फाइनल राउंड था। अब हर किसी को 8 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। आप जी न्यूज के स्क्रीन के साथ जुड़े रहिए और हम आपको हिमाचल प्रदेश, एमसीडी और गुजरात की जनता के मन में क्या है, किस तरह के रुझान वहां से मिल रहे हैं, स्पष्ट करते हुए नतीजे नहीं है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और 7 दिसंबर को आएंगे एमसीडी के, लेकिन उससे पहले क्या संकेत हैं वो जरूर हम आप तक आंकड़ों के जरिए इस एग्जिट पोल के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आप रहिए जी न्यूज के साथ, लगातार ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर हम दिखाते रहेंगे। जो टैली है जिसमें 0-0 आप देख पा रहे हैं, ये टैली तेजी से चेंज होते हुए आपको जी न्यूज के स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब जल्दी से कमेंट रीना गुप्ता, जो सवाल यहां पर गौरव भाटिया उठा रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और उसके बाद आनंद माधव।
देखिए अदिति जी, मैं भाई गौरव भाटिया से कहूंगी कि इतना ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। गुजरात में सब जगह आपकी भी जमानत जब्त हुई थी। हर राजनीतिक पार्टी जनता के पास अपने मुद्दे रखती है। हराना जिताना जनता का प्रेरोगेटिव रहता है। अभी मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इनके ऊपर जो पूरा इतना ज्यादा पैसा है उस चंदे के ऊपर बढ़ चढ़ के बोलती रहती है। यही कारण है कि गुजरात में भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा बेनामी चंदा जो था भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब कितना समय लगेगा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जोर शोर है उसको कम होने में, ये देश के सामने एक मुद्दा है। और जहां तक सत्येंद्र जैन का सवाल है, सत्येंद्र जैन की जमानत बहुत शीघ्र होने वाली है। जब जज उनको जमानत देना चाहती थी, जज साहिबा ने कहा कि आप सबूत पेश करिए कि क्या आपके पास सबूत है सत्येंद्र जैन के खिलाफ, तो आपने याचिका ये दायर कर दी कि ये जज हमें पसंद नहीं है, जज को बदला जाए। मुझे लगता है पूरे भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा रहा होगा कि केंद्र सरकार ने इस तरह की याचिका दायर की हो कि हमें इस जज पे भरोसा नहीं है, जज को चेंज किया जाए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। आप गौरव भाटिया से जवाब ले लीजिए। गौरव भाटिया, आपका जवाब। ये कह रहे हैं आपके दावे जो हैं भ्रष्टाचार को लेकर, आपके दावे खोखले। अदिति जी, मैं बड़ा ही अचंभित हूं। अचंभित इसलिए हूं कि पूरे देश ने देखा, आपकी प्रवक्ता ने, हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने इन्हें बताया हो, लेकिन ये कहीं जमानत होने वाली है। मतलब न्यायालय अपना काम करता है, ये तो कोई व्यक्ति, आप भी नहीं बता सकती, मैं तो अधिवक्ता हूं पेशे से, सर्वोच्च न्यायालय में मैं भी नहीं बता सकता किसी की जमानत कब होने वाली है। लेकिन यहां पे आपकी प्रवक्ता ने खुल्लम खुल्ला जी पे कह दिया, जी न्यूज पे, कि जमानत जल्द होने वाली है। मुझे नहीं पता अरविंद केजरीवाल जी क्या फिर कुछ गलत तो नहीं कर रहे। मैं केवल इतना ही कहूंगा, हताश मत होइए, निराश मत होइए, और इस तरह के वक्तव्य बड़े ही गैर जिम्मेदाराना होते हैं, जिसमें आप ये कह देते हैं कि जमानत जल्द होने वाली है। आप किसी भी अधिवक्ता से पूछिएगा, ये आप न्यायालय पे टिप्पणी कर रहे हैं, और जो बिल्कुल उचित नहीं है। और मैं इतना ही कहूंगा, याद करिए गुजरात में इनका एक कैंडिडेट था। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें पता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बीच में, और मैं भी एक अधिवक्ता हूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे भी पता है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला नहीं था, मैं बीच में इनके बोला ही नहीं अदिति जी, इसीलिए। और ये अपने आप में संकेत देता है कि अंदर से कितना घबराई हुई है। अभी इन्होंने कहा कि जल्दी जमानत होने वाली है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय क्या करेगा ये तो कोई भी नहीं जानता है। जल्दी होगी, देर से होगी, साल लगेगा, 10 दिन लगेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन इन्होंने कह दिया, खैर इनकी गलती। अब मैं एक और बात उठा दूं, आप याद करिए अदिति जी, कंचन जरीवाला इनके प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, और इन्होंने हो हल्ला मचाया कि भाई दबाव बनाया है, डर से वापस लिया। बाद में कंचन लाल जारीवाल ने खुद कहा, उन्होंने कहा कोई दबाव नहीं है, आप स्वेच्छा से मैं वापस ले रहा हूं अपना नामांकन। ये दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी केवल हवाई बातें करना, भ्रम फैलाना, अपने आप की तुलना भगवान से करना, यही उनका चरित्र है। और असली में है क्या, जनता अभी दिखा। ठीक है, जल्दी से कमेंट यहाँ पे आनंद माधव आपका। यहाँ पर वार पलटवार हो रहा है। बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि जनता अपना फैसला सुना चुकी है। ईवीएम में किस्मत लॉक हो चुकी है कैंडिडेट्स की। पार्टियों को लेकर जनता क्या सोचती है, आवाम क्या सोचती है, वो ईवीएम में इस वक्त लॉक हो चुका है। अपने दर्शकों को हम ये भी बार बार बता रहे हैं कि एग्जिट पोल अब 1 घंटे का वक्त भी नहीं है जब हम आपके लिए एग्जिट पोल लेकर आएंगे, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय। हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल शाम 6:30 बजे, 7 बजे एमसीडी का एग्जिट पोल, और साथ ही 8 बजे गुजरात का एग्जिट पोल जी न्यूज के स्क्रीन पर। और उस दौरान आप इस टैली को लगातार चेंज होते हुए देखेंगे। मैं चाहूंगी हम अपने दर्शकों को दिखाएं 2017 में किस तरह की असेंबली की तस्वीर उभर कर आई थी, और फिर कांग्रेस पार्टी की कुछ एमएलएज ने पाला बदला, और उसके बाद वो तस्वीर, अगर मौजूदा हालात में बात की जाए तो वो तस्वीर किस तरह से बदली है, ताकि अपने दर्शकों को यहां पर हम ये क्लैरिटी दे पाएं कि एग्जिट पोल में जो नंबर्स उन्हें देखने को मिल रहे हैं उनमें किस तरह की बदलाव देखने को मिल रहा है। 2017 में डबल डिजिट में आ गई थी बीजेपी, 99 सीट्स पर आ गई थी, और कांग्रेस पार्टी द्वारा जबरदस्त फाइट वहां पर दी गई थी, और कई सीट्स ऐसी रही थी जहां पर विक्ट्री का जो मार्जिन था वो दरअसल नोटा को जो वोट पड़ा था उससे भी कम था। तो हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि 93 सीटें, 14 डिस्ट्रिक्ट, सेकेंड एंड फाइनल राउंड ऑफ पोलिंग, और शाम 5 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 65% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है। सेकेंड एंड फाइनल राउंड का ये पोलिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं, 93 सीट्स उसमें शामिल।
14 डिस्ट्रिक्ट्स की ये 93 सीट्स, जिनमें 65% पोलिंग की बात, पोलिंग परसेंटेज शाम 5 बजे तक का यहां पर बताया जा रहा है। और साथ ही यहां पर अर्बन इंडिफरेंस यानी शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी उदासीनता की बात जो फर्स्ट फेज की पोलिंग में भी देखने को मिली थी। रूरल एरियाज में जो टर्नआउट है उसमें वो हाई रहा था, जबकि अगर शहरी एरियाज की बात की जाए तो वहां पर उम्मीदों के मुताबिक टर्नआउट नहीं रहा था। हालांकि किसी तरह की जल्दबाजी यहां पर नहीं की जानी चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कई नए वोटर्स इसमें आए हैं, अब इसमें नफा और नुकसान की बात इस वक्त करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगा। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, लेकिन मैं चाहूंगी जो 2017 में तस्वीर उभर कर आई, पाटीदार आंदोलन उस वक्त था, नरेंद्र मोदी सेंटर पर आ गए थे और साथ ही जो आदिवासियों का वोट बैंक था वो ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जोड़कर देखा गया था। अब पॉलिटिकल पंडित कहते हैं 2022 में ये जो तस्वीर है ये बदल चुकी है। मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ है। विशाल, जल्दी से दर्शकों को बताएं 2007 अगर मौजूदा असेंबली की बात करें तो उसकी तस्वीर क्या है और कौन कौन से वो मुद्दे रहे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव को डोमिनेट किया है। 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो गुजरात के विधानसभा चुनाव इस लिहाज से बहुत दिलचस्प थे कि 3 ऐसे चेहरे थे जो गुजरात में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे थे। उन 3 में से 2 चेहरे अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, इनमें से 2 अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त 2 और बहुत बड़े मुद्दे थे। नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके अलावा जीएसटी बहुत बड़ा मुद्दा था। अब ये दोनों मुद्दे नहीं और 3 में से 2 चेहरे बीजेपी के साथ आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए राह कुछ आसान हुई है। 2017 यानी कि 5 साल पहले क्या स्थिति थी? आपके सामने 99 सीटों पर बीजेपी आ गई थी। यह अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बीजेपी जीती जरूर थी, लेकिन 100 से नीचे रोकने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई थी। बीजेपी को 99 तक आ गई थी बीजेपी। कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, 77 सीटों तक पहुंच गई थी। जीत नहीं पाई थी लेकिन मुकाबला कड़ा था, 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी। लेकिन उस वक्त जो फैक्टर बीजेपी के अगेंस्ट, बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे वो फैक्टर इस बार नहीं है। ना नोटबंदी का मुद्दा, ना जीएसटी का मुद्दा, ना पटेलों के आंदोलन का मुद्दा, ये मुद्दे अब नहीं है। अगर 2022 की इस साल की हम बात करें तो बीजेपी इस वक्त 111 सीटों के साथ है। 17 में 99 सीटें थी, लेकिन देखिए 5 साल खत्म होते होते 111 सीटें हो गई। कांग्रेस जीती थी 77 सीटें, वो पहुंच गई 62 सीटों पर। कांग्रेस पार्टी इन 5 सालों में कमजोर हुई। बीजेपी 2017 में जीती भले मुश्किल से, लेकिन इन 5 सालों में और मजबूत होकर ही उभरी। जो वो मुद्दे थे जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे, वो मुद्दे धीरे 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 कमजोर पड़ते चले गए। चुनावी शब्दावली क्या रही, कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गुजरात चुनाव में उतरे तो रावण से तुलना कर दी प्रधानमंत्री की और इसे लेकर इतना हंगामा हुआ। चुनावी शब्दावली में झूठों का सरदार, ये एक शब्द है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई। चुनाव के प्रचार में नेता मंच से क्या कहते हैं और फिर वो कैसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। गाली, बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक पूरी लिस्ट गिनवा दी थी कि कैसे प्रधानमंत्री को गालियां दी जाती, उन्हें औकात दिखा दी जाएगी। इस तरह के बयान आपको याद होगा मधुसूदन मिस्त्री का बयान। चुनावी शब्दावली में गरीब यह शब्द कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे वोटरों को लुभाने के लिए इस्तेमाल हुआ। दलित शब्द मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल किया, ये आपने देखा चुनावी प्रचार में, ये सब कुछ इस्तेमाल हुआ। अछूत, ये सारे शब्द थे जो गुजरात के विधानसभा चुनाव में नेता जब प्रचार के लिए उतरे इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ और इसे लेकर हंगामा भी बहुत हुआ। इसे लेकर हंगामा बहुत हुआ और इसे लेकर जनता से सिंपैथी लेने की कोशिश भी की गई। बाबर, इसका भी इस्तेमाल हुआ, सद्दाम का भी इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी के लुक पर टिप्पणी कर दी गई थी, दाढ़ी को लेकर टिप्पणी कर दी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा में है राहुल गांधी, टोपी शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये वो शब्दावली है जो गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार में छाई रही। और नफरत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार नफरत शब्द का इस्तेमाल हुआ। छोटा रिचार्ज, अरविंद केजरीवाल पर तंज कसने के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए। नमूना, ये सब चीजें प्रचार में इस्तेमाल की गई। गुजरात के विधानसभा चुनाव में हम कई बार कहते हैं कि भाषा की मर्यादा का ख्याल होना चाहिए, लेकिन हम हर चुनाव में देखते हैं कि इस मर्यादा को कई नेता भूल जाते हैं और फिर प्रचार के दौरान इसी तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं और जब तक वोटिंग नहीं होती तब तक ये शब्द बार बार इसी तरह से दोहराए जाते हैं। अदिति, थैंक यू विशाल। इस
डेटा को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जो नया डेटा आएगा उसे समझने के लिए ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज्यादा अहम है, और इसीलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं आप जी न्यूज के साथ रहिए अगले 3.5 घंटे, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं गुजरात में तस्वीर क्या उभर कर आ रही है। गुजरात को हमने 4 रीजन में डिवाइड किया है, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ। और उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र की बात की जाए तो 2017 में कांग्रेस पार्टी ने यहीं पर बीजेपी को डेंट किया था, लेकिन बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पंडित्स अब ये दावा कर रहे हैं कि 2017 की तस्वीर 2022 में अलग है, क्योंकि जो पाटीदार आंदोलन था वो 2017 में उसने बहुत बड़ा इंपैक्ट गुजरात के इलेक्शंस पर डाला था। तब नरेंद्र मोदी को सेंटर पर आए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि आदिवासियों को लेकर बीजेपी द्वारा जो स्ट्रैटेजी बनाई गई उसका असर भी ये जो 2022 के आंकड़े हैं उनमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके लिए एग्जिट पोल में महिलाओं की बात की जाती है, 500 बिलियन की बात देश में की जाती है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जो ट्वीट किया गया उसमें उन्होंने खासतौर पर कहा कि युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकलें। तो हम आपको बताएंगे कि महिलाओं की पसंद गुजरात में कौन है और पुरुषों की पसंद कौन है। ये भी आपके जहन में कहीं ना कहीं सवाल होगा, क्या अल्पसंख्यकों ने, क्या मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, अल्पसंख्यकों की पसंद गुजरात में कौन है? इन सभी सवालों के जवाब अब से बस थोड़ी देर बाद जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे सटीक और विश्वसनीय पोल के माध्यम से। साथ ही एमसीडी, थोड़ी देर पहले आप रीना गुप्ता को सुन रहे थे स्कूल और अस्पतालों की बात करते हुए, क्या एमसीडी में उनका इस नैरेटिव का असर पड़ा है? भ्रष्टाचार एमसीडी के इलेक्शंस में कितना बड़ा मुद्दा रहा है? और क्या महिलाओं और पुरुषों ने एमसीडी के लिए एक पैटर्न पर वोट किया है या ये पैटर्न और ट्रेंड जो है वो अलग है? ये वो सारी बारीकियां हैं जिनके जवाब आपको एग्जिट पोल में अब से थोड़ी देर बाद जी न्यूज पर मिलने शुरू हो जाएंगे। कई खास मेहमान फिलहाल इस वक्त हमारे साथ हैं। जल्दी जल्दी एक कमेंट हम यहां पर लेंगे। गौरव भाटी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं, जल्दी से आपका ये कमेंट आपके लिहाज से, आपके हिसाब से इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा, और यही सवाल मेरा फिर आनंद माधव आपसे और रीना गुप्ता आपसे। पहले गौरव भाटिया। देखिए, कोई भी चुनाव हो, जो जनता होती है वो चाहती है उसका नेतृत्व आदर्श हो, विश्वसनीय हो। वो नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी और जो मुख्यमंत्री हैं वो दे पाते हैं। उसके अलावा जनता चाहती है विकास का कार्य हो, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जनता संवाद भी चाहती है और वो ये भी चाहती है कि पार्टी उनसे बातचीत करे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत पे हर वोटर के पास पहुंचने में कामयाब रही, उनको अपने कार्य भी बताए और जो भविष्य में हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी सोच है देश को, प्रदेश को और एमसीडी को आगे ले जाने के लिए, वो भी हमने बात साझा करी। थी आप लोगों के कमेंट ताकि जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो जनता क्या सोचती है उसे टैली कर पाए। तो गौरव, अगर मैं आपका जवाब सही तरीके से समझ पाई, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। आपने कहा मोदी फैक्टर। गौरव, बहुत बड़ा फैक्टर है, बिल्कुल मोदी फैक्टर है, और मोदी जी के साथ जो मुख्यमंत्री है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, रीना गुप्ता, सबसे बड़ा मुद्दा विकास की सरकार। देखिए, मेरे हिसाब से 2 बड़े मुद्दे थे। पहला मुद्दा था महंगाई का और दूसरा मुद्दा था बेरोजगारी का। जो गुजरात में 50 लाख युवा हैं जो बेरोजगार चल रहे हैं, क्योंकि गुजरात में हर महीने पेपर बेच दिए जाते हैं, उसके कारण पूरे एग्जाम कैंसिल होते रहते हैं। बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा था। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपने जब आप वोट डालने जाएं तो अपना गैस सिलेंडर देख के जाइएगा। तो महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा था। वो सिलेंडर जो 400 रुपए का हुआ करता था वो 1000 रुपए का हुआ। मेरे ख्याल से गुजरात में ये 2 बड़े मुद्दे रहे थे। तो आप कह रही हैं महंगाई और बेरोजगारी। जल्दी से कमेंट आनंद माधव आपका। मैं सबसे पहले गौरव जी की इस बात का जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने इसके पहले कहा था, आप जवाब लेते लेते रह गए। इन्होंने कहा कि प्रियंका जी आए, लड़की हूँ, लड़ सकती। तो ऐसी पार्टी क्या समझेगी महिलाओं का महत्व सिर्फ भाषणों में कहने से नहीं होता है, जो कि खुद बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करे। ये तो बहुत स्पष्ट है कि महिलाओं को लेके इनकी मानसिकता क्या है। रहे मुद्दों की बात, तो निश्चित रूप से जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वो महंगाई है, वो मुद्दा महिलाओं को लेके भी है, और साथ साथ यहाँ ये मुद्दा जो है, जो गुजरात की जो परिस्थितियां बनी है, भ्रष्टाचार, वो इसमें बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और जो मोरबी का कांड है, हम लोगों ने देखा उसमें कि किस तरह से अपराधियों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक मुद्दा है, और उसके नतीजे आएंगे, हम सब इंतजार करें।
चलिए, आपने कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर गिनवाए। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि मोदी फैक्टर का उन्होंने जिक्र किया। कहीं ना कहीं ये वोट पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर भी है। आनंद माधव जी, यहाँ पर पहले आपका जवाब, रीना गुप्ता उसके बाद आपका। सिर्फ चेहरा देख के लोग कितने दिन वोट देंगे? देते चले आए, काफी दिनों से भाजपा की सरकार वहां पे है। अब चेहरा देखते तो लोग ऊब चुके हैं। आज भी लोगों ने दिखाया 2.5 घंटा उनका चेहरा, अब असरकारक नहीं रहा चेहरा। बस ये गौरव भाटिया, इस पर आपका जवाब। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता के मन का भाव उनके शब्दों में आ गया। राहुल गांधी का चेहरा देख देख के वो ऊब चुके हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी थोपे जाते हैं तो वो कहते हैं कि जनता का भी यही भाव है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं, ये लोग कैसे तर्क देते हैं। बेरोजगारी अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी दर गुजरात में 1.7% है। लेकिन आप बताइए ना, हमारे यहाँ तो चुने हुए प्रधान हमारे ये है पार्टी के अध्यक्ष। मैं प्लीज अपनी बात रखें, बिल्कुल गुस्सा मत होइए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। दीजिए, मैं वापस आपको फ्लो दे दूंगी, मैं वापस आपको फ्लो दे दूंगी। अब कैंपेन मोड खत्म हो गया, अब तो जनता ने सबकी किस्मत का फैसला कर दिया है। अदिति जी, मैं ये यहाँ पे 1 मिनट समय लूंगा। देखिए, मैं तर्क देना चाहता हूँ तथ्यों के साथ। इनको शांत करा लीजिए, ये गलत बात है। आपने प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहे, मैं सुना और अपनी बारी का मैंने इंतजार किया और फिर उत्तर दिया। अब आप घबरा गए। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। माधव जी, प्लीज प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए, वापस आप जवाब दीजिए। ये गलत बात है अदिति जी। ठीक है, बात पूरी कीजिए गौरव भाटिया, जल्दी। मैं एक एक लाइन बोल दूं दोनों बातों पे। एक बिंदु ये है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। दिल्ली में बेरोजगारी दर 10%, राजस्थान बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा 30.6%, गुजरात में 1.7%। तो बेरोजगारी दर कहाँ ज्यादा है? इन्हीं के शासित राज्यों में। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी के लिए अभी इन्होंने कहा चेहरा देख के ऊब गए हैं। भारतीय को गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, चेहरा देख के ऊबे आप राहुल गांधी का। और एक बात और कह दूं, रावण बुलाएंगे जब आप उनको झूठों का सरदार बुलाएंगे, उनकी औकात दिखाने की बात करेंगे तो अपनी राजनीतिक हैसियत, औकात नहीं बोलूंगा, देख लीजिएगा कि क्या रह गई आज भारत में। कैसे 27 साल से जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया। ठीक है आनंद माधव, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद रीना गुप्ता। हाँ, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि सुर्खनेखा पार्लियामेंट में जब बोला जाता है तो उसमें कोई असर नहीं होता है। आपको ये पता है, जब 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला जाता है तो उसका असर नहीं होता है। जब जो है वो कांग्रेस के झूठ बोल रहे हैं, सुनने की भी क्षमता रखते हैं। गौरव भाटिया, फिर मैं आपको वापस जवाब देने का मौका दूंगी, प्लीज। आप कहते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है, और रहे आप जो है बैठ के यहाँ पे हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, धन्यवाद इसके लिए। दूसरी बात यह है कि ये सच है, राहुल गांधी के बढ़ते उनके जो है जो समूचे देश में उनका प्रभाव बढ़ रहा है, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के कारण। इसके जगह आप लोगों की रूह तक कांप गई है और नतीजा भी इसको बताएगा और आगे भी चीजें बदलेंगी। ठीक है गौरव भाटिया, ये कह रहे हैं आप डरे हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। ये बात बार बार उठी है, डिबेट्स में कई बार उठी है, एक बार फिर से वही बात कह रहे हैं आनंद माधव। अदिति जी, मेरा टर्न है अब। एक सेकंड रीना जी, मैं दे रही क्योंकि उन्होंने एक सवाल उठाया, उसका जवाब ले लीजिए प्लीज। हाँ, देखिए, डरे तो कांग्रेस इतनी हुई है। अभी महिला अस्मिता की बात कर रही थी। 84 के नरसंहार में जगदीश टाइटलर, जो कि आरोपी हैं, उनको स्टार कैंपेनर बना के उतार दिया था। इतनी घबराई हुई है। और एक नई नवेली पार्टी, अय्याशी अपराधी पार्टी आती है और वो कांग्रेस को सरका देती है। तो ये चिंता की बात कांग्रेस पार्टी के लिए है और किसी के लिए नहीं। और गुजरात की बात कर ले तो वहां तो इतिहास रचा जाएगा, सरकार हमारी बनेगी। इन दोनों पार्टियों में ये टक्कर है कि जमानत किसकी कम जब्त होंगी। ठीक है, जल्दी से रीना गुप्ता। अदिति जी, देखिए, मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। कब तक आप प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगते रहेंगे? एक छोटे से नगर पालिका के चुनाव के लिए भी अगर आपको प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करना पड़े तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में और कोई नेता ही नहीं बचा है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है ये शायद अधिकतर लोग जानते नहीं है। जितने इनके बड़े बड़े चेहरे थे गुजरात के, इस बार कोई चुनाव में नहीं उतरा। और अब मोदी जी को तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। पुतिन और जीपिंग वगैरह उनको मिस कर रहे होंगे। गुजरात में वो पिछले 1 महीने से उतरे हुए हैं, तो पुतिन और जीपिंग वगैरह को कौन सलाह दे रहा होगा? इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा अपने सेकंड लेवल के नेताओं को भी थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि 27 साल तक आप मोदी जी के चेहरे पे अगर आप वोट मांगते रहे, इसका मतलब आपका राज्य का नेतृत्व तो पूरी तरह विफल हो चुका है। जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया।
सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है उसको प्रमोट करना होगा आपको, ये आम आदमी पार्टी कह रही है आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी प्रचार कर रहे थे, चाहे हिमाचल हो, गुजरात हो, एमसीडी चुनाव में भी। लेकिन आपने इनकी भावना सुनी, एमसीडी का चुनाव छोटा चुनाव बताया। अरे कोई चुनाव छोटा नहीं होता, मन में भाव होना चाहिए जनता की सेवा करने का, और यही फर्क है। ये जनता को भी छोटा समझते हैं और चुनावों को भी छोटा समझते हैं, और हम कहते हैं बात पूरी होने बीच में नहीं बोलना, बात पूरी होने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, बात पूरी कीजिए जल्दी। घबरा क्यों जाती हैं? कोई नहीं घबराया। तो अदिति जी, हम लोग जो है चुनाव को एक अवसर मानते हैं। अच्छा, क्या तू मैं चुप करिए भाई। सुनिए अदिति जी, मैं केवल इतना कहूंगा, कोई चुनाव छोटा नहीं होता, जनता सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है, ये भाव है हमारे मन में। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमसीडी चुनाव में प्रचार करते हैं, ये दिखाता है कि कैसे जमीन से एक आदमी मेहनत, ईमानदारी, अपनी कर्तव्य परायणता से ऊपर उठा है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो कहते थे मैं कार नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, आज खुद भ्रष्टाचार कर रहे किंगपिन है। एक सेकंड, लेकिन रीना जी यहाँ पे एक पॉइंट अहम है एमसीडी के इलेक्शन की बात, जो क्योंकि जब हम दर्शकों तक भी वो ब्रॉडकास्ट पहुंचा रहे थे तो हम जिक्र कर रहे थे कि कितनी बड़ी संख्या है वोटर की एमसीडी के लिए भी, तो उसके मैंडेट को भी क्या हल्के में लिया जा सकता है? जब 1 करोड़ 40 लाख, करीब 1 करोड़ 40 लाख मतदाता की बात की जाती है, तो क्या इतने बड़े नंबर को कम या फिर कम आकर या फिर हल्के में लिया जा सकता है? ये सवाल उठेगा। आप जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आनंद माधव प्लीज। नहीं अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है ना दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर ये है तो इनके पास एक ही चेहरा क्यों बच जाता है हर चुनाव के लिए? चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के कौन से लीडर हैं? कोई जानता तक नहीं है कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर हैं। तो मैं बस यही एक छोटा सा पॉइंट रखना चाह रही थी कि अब पूरा देश इस बात से त्रस्त हो चुका है कि आप चुनाव लेकिन यही सवाल ये आपकी पार्टी से भी पूछते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन सा चेहरा आपके पास है, यही इनका भी सवाल होता है आपसे। अब आप जवाब ले लीजिए गौरव भाटिया जल्दी से प्लीज, 30 सेकंड, उसके बाद आनंद माधव। बहुत छोटी पार्टी है, हम तो हमेशा से कहते हैं बहुत छोटी पार्टी है भैया, पार्टी में डिफरेंस है ना, आप कहते हैं ऐसा। आप जवाब ले लीजिए मैम प्लीज। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जी ठीक है, जवाब ले लीजिए प्लीज गौरव भाटिया। अदिति जी, सबसे पहले बात तो ये छोटी पार्टी तो है ही, छोटी सोच की पार्टी भी है, क्योंकि लूट खसोट मचाते हैं। और देखिए इन्होंने एक चर्चा में, आपकी कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है, 2 हिट विकेट की है। पहले इन्होंने बता दिया दिल्ली हाईकोर्ट जल्दी बेल दे देगा सतेंद्र जैन को, वो हिट विकेट हुआ। अब इन्होंने कहा कि एमसीडी का चुनाव बड़ा छोटा चुनाव होता है। अरे अगर जनता दिल्ली की वोट करने आती है तो वो छोटा चुनाव कैसे हो सकता है? जनता तो जनार्दन है, लेकिन उनको छोटा बता दिया, क्योंकि अब चुनाव तो पूरे हो गए हैं, पोलिंग हो चुकी है, काम निकल गया, अब तो ठगी करनी है, वसूली करनी है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट यहाँ पे आनंद माधव जी, ये वोट जो है ये किस पर होगा? मुद्दे पर होगा, चेहरे पर होगा, किस पर होगा? आवाज नहीं आ रही है मुझे उनकी, आपने शायद खुद को म्यूट किया हुआ है। हाँ, वोट जो होगा वो मुद्दे पे होगा, ये तय है, क्योंकि चेहरा देख के लोग ऊब चुके हैं। और ये सब जानते हैं कि गुजरात में किस तरह से सब ड्रग के इसमें और इतने 3300 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए यहाँ पे अडानी पोर्ट पे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और किसी के पास पुड़िया पकड़ा जाता है और उसके ऊपर इतनी कार्रवाई होती है। तो देखना है कि किस तरह से ये बचाने में लोगों को लगे हुए, अपराधियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं, किस तरह से पूंजीपतियों के ढाल बने हुए हैं, जमीन गौ माता। ठीक है, चलिए वोट को लेकर अपना फैसला जनता जनार्दन सुना चुकी है, नतीजे 8 तारीख को। लेकिन हम यहाँ पर जब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ये बताते हुए आपको कि आपको जी न्यूज के साथ रहना है, क्योंकि एग्जिट पोल का प्राइम टाइम लगातार जारी है। बार बार हम आपको बता रहे हैं 6:30 बजे हम हिमाचल प्रदेश का एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे, उसके बाद शाम 7 बजे बात होगी एमसीडी के एग्जिट पोल की, और रात 8 बजे
आपको दिखाएंगे गुजरात के दिल में क्या है, गुजरात का एग्जिट पोल क्या कहता है, किसकी सरकार बनने के आसार है।